रूसी सेना की तरफ से मिसाइलों का मूवमेंट बढ़ा है, ये खबर आ रही है। बेलारूस में मिसाइल सिस्टम का मूवमेंट दिखा है, तो ये भी खबरें जो है बार बार आ रही हैं, उससे कहीं ना कहीं एक कॉन्ट्रडिक्शन एक दिखाई दे रहा है, एक पैराडॉक्सी दिखाई दे रही है बयानों में और जमीन पर जो मूवमेंट की खबरें आ रही हैं उससे। तो ये सवाल बार बार उठ रहे हैं कि क्या वाकई में युद्ध की तैयारी अंतिम दौर में पहुंच गई है या फिर दावों और बयानों से इतर जमीन पर हालात अलग हैं। योगेश जी, जो सवाल मैं कर रहा था वो यही था कि यूक्रेन का टेक अवे क्या होगा। रूस को जो चाहिए वो अपनी ताकत के दम पर अपनी जो है डिप्लॉयमेंट की जो पावर है उसके जरिए हासिल कर लेगा। नेटो उलझना नहीं चाहता तो वो बैकफुट पे रह सकता है, लेकिन यूक्रेन क्या हासिल या क्या लूज करेगा? बिना शर्त क्या यूक्रेन सारी बातें मानेगा? क्या दिखाई दे रहा है यूक्रेन का जो टेक अवे होगा इस कूटनीतिक सॉल्यूशन से? भाई देखो रवि, मैं थोड़ा से कुछ और बातें आपको एक कहना चाहूंगा। वो ये है कि अभी रूस की शक्ति की बात हो रही है। जो दोनों हमारे को पैनलिस्ट हैं उन्होंने रूस की शक्ति के बारे में कहा। शक्ति को आप सिर्फ मिलिट्री टर्म्स में ना देखें, आप इकोनॉमिक टर्म्स पे आइए। इकोनॉमिक टर्म्स में रूस की क्या स्ट्रेंथ? रूस की इकोनॉमी का साइज 1.3 ट्रिलियन है, जो कि स्पेन की इकोनॉमी के बराबर है। रूस जो है अगर वहां पर इन्वेजन करता है तो उस पर कॉम्प्रिहेंसिव सैंक्शंस लगाने की बात है, और जो मुल्क रूस के साथ कोऑपरेट करेंगे उनके ऊपर सेकेंडरी सैंक्शंस लगाने की बात है। अगर उस तरह की सैंक्शंस लग जाती है तो चाइना तक की हिम्मत नहीं होने वाली है कि वो रूस के साथ एक बड़े पैमाने पर ट्रेड या इन्वेस्टमेंट कर पाए, क्योंकि चाइना की जो बड़ी शक्ति है वो इकोनॉमिक है, मैन्युफैक्चरिंग है, एक्सपोर्ट्स है, वो नहीं हो पाएगा। उसके अलावा जैसे 2015-16 में हुआ, रूस की इकोनॉमी जो है वो छिन्न भिन्न हो जाएगी। उनकी करेंसी जो है इट विल गो डाउन द ड्रेन, क्योंकि जब बाहर से कोई सपोर्ट नहीं मिलेगी, कोई ट्रेड नहीं हो पाएगा, एक्सपोर्ट्स नहीं हो पाएंगे, तो रूस की इकोनॉमी का क्या हाल होगा? ये मैं मानता हूं कि रूस जो है वो कब्जा कर सकता है मिलिटरीली यूक्रेन पर, लेकिन इकोनॉमिकली जो है वो सस्टेन कर पाएगा उस इंसर्जेंसी को एक लंबे अरसे तक? क्योंकि यूक्रेन के लोग जो है उसको नहीं मानेंगे, वो उसका मुकाबला करेंगे, उसकी लड़ाई करेंगे, दे विल बी फाइटिंग बैक। तो ये सब भी हमें देखना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये निश्चित तौर पर एक बड़ा सवाल है कि क्या इतने खतरे मोल लेगा रूस। इस बीच लेकिन खबर यह भी आ रही है कि रूस लगातार अपनी सेना की तैनाती बढ़ा रहा है। यूक्रेन बॉर्डर की ओर जा रहे सैन्य काफिले की कुछ और तस्वीरें भी सामने आई हैं। देखिए, दावा जो किया जा रहा है, जमीनी हकीकत क्यों उससे जुदा नजर आ रही है? यह अपने आप में एक बहुत ही गंभीर सवाल निकलकर सामने आता है इन तस्वीरों को देखने के बाद। लगातार जो डिप्लॉयमेंट है वो किया जा रहा है, बॉर्डर की ओर जा रहे सैन्य काफिलों की तस्वीरें कुछ और सामने आई हैं। इससे पहले रशियन गवर्नमेंट की तरफ से जो तस्वीरें जारी की गई थी उसमें ट्रूप्स को लौटते हुए दिखाया गया था और कहा यह गया था कि देखिए, वॉर प्रैक्टिस के बाद जो हमारे सैनिक हैं वो वापस लौट रहे हैं। लेकिन अब तमाम ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जिनमें सैन्य काफिले यूक्रेन बॉर्डर की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में हकीकत क्या है यह समझना बहुत जरूरी है। गुलशन सचदेवा साहब, ऐसे में सच क्या है? क्या अमेरिका और ब्रिटेन की तरफ से, G7 मुल्कों की तरफ से जो दावे किए जा रहे हैं उनमें सच्चाई है, या फिर रशियन मीडिया में जो खबरें चल रही हैं, या जिस तरह से हम हैवी डिप्लॉयमेंट अभी भी होते हुए देख रहे हैं यूक्रेन बॉर्डर के पास, सच क्या है यह पता करना बड़ा मुश्किल होता जा रहा है? नहीं, उसमें ऐसा कुछ मुश्किल नहीं है। दोनों तरफ से एक जियोपॉलिटिकल पोस्चरिंग हो रही है, हाँ, जबरदस्त। उसमें यह है कि रूस अपनी जो पोस्टरिंग कर रहा है वो वहां पे सेनाएं तैनात करके कर रहा है, और पश्चिम के देश अपनी जो जियोपॉलिटिकल पोस्टरिंग वो इस तरह से दे रहे हैं कि अगर वहां पे अगर आपने कुछ भी हमला किया तो आपके ऊपर बहुत ही भयंकर इकोनॉमिक सैंक्शन लगने वाले हैं, जिसमें स्विफ्ट में आपको निकाल दिया जाएगा, जिसमें जो आपका जो पाइपलाइन है जर्मनी में जाने वाली वो बंद नहीं चलने दी जाएगी। तो इस तरह से सिर्फ बयानबाजी दोनों तरफ से जो है, क्योंकि नेटो का क्योंकि मेंबर यूक्रेन है नहीं, इसलिए वहां पे कोई नेटो की फोर्सेस आने वाली नहीं है। वो थोड़ी बहुत उनको मदद जरूर कर रहे हैं, वो मदद करेंगे भी आने वाले समय में। लेकिन उसके बाद जो आप पहले बात कर रहे थे कि यूक्रेन उसके अंदर क्या कर सकता है जी, आप देखिए 2014 के बाद से यूक्रेन सबसे जिसका जो नुकसान हुआ है वो यूक्रेन का हुआ है। क्रीमिया उनके हाथ से चला गया है, हजारों लोग वहां से
वहां मारे जा चुके हैं। और ना तो वो अभी यूरोपीय संघ का मेंबर बनने वाला है, ना ही वो नेटो का मेंबरशिप उसको कोई जल्दी से मिलने वाली है, क्योंकि ऑलरेडी रूस ने अगर वहां पे जहाँ पे, क्योंकि वहां पे अगर टेरिटोरियल इंटेग्रिटी का मामला है और उसमें ऑलरेडी क्रीमिया अगर क्वेश्चनेबल मामला है, तो उसके अंदर नेटो का मेंबर वो कभी बन नहीं सकता है जब तक वो मामला क्लियर नहीं हो जाता। तो इसलिए अब यूक्रेन को भी देखना है, क्योंकि वो हालांकि, और उसका क्योंकि देश भी आपस में बटा हुआ है, क्योंकि काफी उसमें रूसी बोलने वाले लोग हैं जो ईस्ट की तरफ हैं, जो वेस्ट वाले लोग हैं वो पश्चिम की तरफ जाना चाहते हैं। तो उसकी जो अपनी जो दुविधा है यूक्रेन की, वही उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही है पिछले कुछ सालों में। तो अल्टीमेटली उसको भी देखना है कि वो वेस्ट से बिल्कुल, और अपने ये भी कहा जा रहा है कि चाहे युद्ध हो, जो है किसी तरीके से कोई समझौता ये भी रूस के साथ भी करना पड़ेगा। विचार निकलकर गुलशन जी आ रहा है कि युद्ध हो चाहे न हो, इसमें सबसे ज्यादा घाटे में अगर कोई रहेगा तो वो यूक्रेन ही रहेगा। उसका जो भी आउटकम होगा उसमें यूक्रेन सबसे ज्यादा लॉस उठाने वाला है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।